Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियोस में किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जिन्हें हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं अंतिम खाते। आई होप वो आपको बनाने आ गए होंगे। उसमें हमने 3 चीजें बनाई थी। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें आपको बनानी आ गई होंगी। लेकिन अब बनाए किस पर्पज के लिए गए थे? हम जानना चाहते थे कि एक साल के अंत में एक व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, है ना? किस व्यक्ति को हमने कितना देना है, किसी से हमें कितना लेना है, ये सब बातें हमें उससे पता चल जाती थी। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं तो क्या जरूरी है कि वो बिल्कुल एक बार में ही एक्यूरेट हो जाए? उसमें गलती की संभावना भी हो सकती है ना। जैसे कि आप कुछ लेना भूल गए, कुछ जोड़ना भूल गए, या फिर आपने कुछ गलत जोड़ दिया, है ना। तो ये चीजें जो आपकी होती हैं, इनसे क्या है कि अकाउंट हमारे सही नहीं बन पाएंगे। कोई हमने सिद्धांतिक गलती कर दी है, अब आप डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, एक चीज की आप 2 बार एंट्री करते हैं। एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन हो सकता है कि आपने डेबिट वाला तो कर दिया लेकिन क्रेडिट वाला नहीं किया, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने क्या किया हो, क्रेडिट वाला कर दिया लेकिन डेबिट वाला नहीं किया। तो क्या हमारे अकाउंट्स अब सही आपको पोजीशन दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो अब अगर कुछ गलती हो गई है तो अब ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि पूरे साल के अकाउंट्स बुक हम दोबारा से मेंटेन करें, दोबारा से सब कुछ लिखें। ये पॉसिबल नहीं होता, ना ही उसमें हम कटफट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर एक तरीका क्या आता है कि हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट करिए। ठीक है, तो हम उसमें कुछ ऐसी एंट्री करते हैं कि जिसका लेखा करना भूल गए उसकी हमने लेखा कर लिया, जिसकी जो साइड भूल गए उसका उस तरीके से हमने लेखांकन कर लिया। वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इन्हीं चीजों को आप क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। और अगर जो हमने एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे तो वो हमारी क्या हो गई? एडजस्टमेंट एंट्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। कि जो चीजें हमारी रह गई हैं, गलती हो गई है, कोई भी चीज है जिससे हमें सही लाभ आने का पता लगाना है हमें, तो हम अपनी क्या कर रहे हैं आज? एडजस्टमेंट एंट्रीज हम देखेंगे कि हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और उस वक्त हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उन चीजों को कहाँ पे किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा कि जिससे हमारे अकाउंट्स भी सही तरीके से शो हो जाए, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है वही हमारे पास आए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का हमें सही से पता चले। ठीक है, और गलती भी हमारी क्या हो जाए? ठीक हो जाए। और हमें अकाउंट्स में भी दोबारा से कोई कटफट नहीं करनी पड़ी, बल्कि एक्स्ट्रा एक आधी हमें एंट्री ही करनी पड़ रही है, तो हमारी कोई भी कटफट नहीं हो रही है। तो अगर हम ये कहें कि अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स और नीड्स ऑफ एडजस्टमेंट कि अब हमें इसकी क्यों जरूरत है। पहली बात, हम क्या निकालना चाहते हैं? हम इसमें निकालना चाहते हैं टू नो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा एक्चुअल में कितना लाभ है और कितनी हमारी हानि है। दूसरी चीज आप क्या देखना चाहते हैं? यहाँ पे हम ये पता लगाना चाहते हैं एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। बच्चों, आप देखना चाहते हैं ठीक है, टू करेक्ट द एरर। कोई भी अगर गलती हो गई है तो हम उसको भी करेक्ट करना चाहते हैं।
टू रिकॉर्ड omitted items कोई भी omitted माने भूल गए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम भूल गए हैं, चाहे वो जो आइटम्स हैं वो हमारी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और हमारे क्या हो सकते हैं, इनकम भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इन दोनों ही चीजों में कि अगर कोई हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना भूल गए हैं उसे भी हम यहाँ दिखाएंगे, कोई इनकम अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो उसे भी आप कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मेन जो चीजें होती हैं वो हमारी ये चीज है कि अगर कोई भी हमारी एरर है किसी भी टाइप की उसको करेक्ट करना, कोई आइटम्स भूल गए हैं उसको रिकॉर्ड करना, हम अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं उसके बारे में पता लगाना, और हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए बनाई जाती है, तो हम अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम अपने क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ही सिर्फ बदलता है, पॉइंट सेम रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स है तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हैं, इसकी सहायता से हम अपनी वित्तीय स्थिति को देखना चाहते हैं, है ना, हम एरर को दूर करना चाहते हैं, ओमिटेड आइटम्स को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको खाली नीड आ जाती है कि एडजस्टमेंट की नीड क्यों है, तो हम कहेंगे कि इसका लाभ हानि पता लगाने के लिए, वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए, मिस्टेक्स को दूर करने के लिए, ओमिटेड आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो बातें वही है, सिर्फ उसको आपको शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अब बच्चों हम चलेंगे वन बाय वन, एक एक आइटम की तरफ हम लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स होती हैं तकरीबन जिनमें हमारी गलतियां हो सकती हैं। तो अगर वो आइटम रह गई है उसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, है ना, उसकी कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से उसका अफेक्ट होगा, उन चीजों के बारे में आइए चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो आइटम है हमारी वो है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अब हमारा क्या है, जिसे आप कह सकते हैं कि अंतिम रहत्या, जो साल के एंड में हमारे पास स्टॉक बच जाता है वो हमारा क्या है, अंतिम रहत्या है ना, स्टॉक है। अब अगर वो करना भूल गए, हम उसको एंट्री करना भूल गए, तो अब हम क्या करेंगे, उसको दिखाना तो पड़ेगा। पहले आप कहाँ दिखाया करते थे, आप दिखाते थे, देखिए दो चीजों में आएगा, या तो एक एंट्री होगी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में से, और दूसरी एंट्री आपकी होगी बैलेंस शीट में से। ठीक है, तो अब यहां पे ये कहां पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आपको अगर ध्यान होगा बच्चों, तो मैंने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करवाए थे पिछली बार, तो जो हमारा एक ट्रायल बैलेंस था, उस ट्रायल बैलेंस में एट द एंड जो है वो कंप्लीट हो गया था, और उसके नीचे अलग से एक लाइन में दे रखा होता था, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता था ना, तो आप उसको कहां दिखाते थे, सेल के ठीक नीचे, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप एक जगह और एंट्री करते थे उसकी, कहां करते थे आप उसकी एंट्री, एसेट्स साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप उसकी एंट्री कर देते थे। अब जैसे कि देखिए बैलेंस शीट यहां बनी, यहां आपने क्या लिखा, लायबिलिटीज हो गई आपकी, ये आपकी एसेट्स हो गई हैं, तो आप बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाओगे, यहां पे दिखा दोगे। इसी तरह से अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप कहां पे दिखा दोगे इसको, यहां पे पहले आपका बाय सेल्स आएगा, फिर आपका आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज की एंट्री नहीं हुई है, वो नीचे दे रखी है, एडजस्टमेंट में दे रखी है, इट मींस वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो उसका लेखांकन कितनी बार होगा, 2 बार। 2 बार आपको ध्यान रखना है, एक बार आपका कम से कम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में से एक चीज में होगा, ज्यादातर चीजों का। दूसरा आपका कहां पे हो जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किसी भी तरफ हो सकता है, एसेट्स में हो सकता है, लायबिलिटीज में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है,
तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कि जो साल के एंड में हमारे पास स्टॉक बच जाता है वो हमारा अंतिम रहत्य होता है। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्लोजिंग स्टॉक में अब आपके पास दो वैल्यू दे रखी होंगी, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो आप इसको, रियलाइजेबल वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस कई बार दोनों भी आपको दे रखे होते हैं, तो अगर दोनों दे रखे हैं तो यहां पे जो कम है विच एवर इज लेस वो आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए कि कॉस्ट प्राइस आपका है 1,00,000 का, रियलाइजेबल वैल्यू है आपकी 1,20,000, तो इन दोनों में से कौन सा लोगे आप लेंगे 1,00,000 वाला। लेकिन अगर आपका कॉस्ट प्राइस है 90,000 और रियलाइजेबल वैल्यू है आपकी 80,000, तब कौन सा लोगे आप? तब आप लोगे 80,000 का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आपको ये एडजस्टमेंट कि अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। हाँ, आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि कई बार क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन आने की बजाय 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी पूरी डिटेल बताइए, इसका लेखांकन कैसे कैसे करेंगे, कौन सी दो तरफ करेंगे। तो आपको ये सारा विद फॉर्मेट करके दिखाना होगा, आपको इसकी वैल्यू भी बतानी होगी और साथ ही साथ आपको इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको दिखा रहे हैं, तो आप क्या एंट्री करोगे यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि आपको एंट्री याद नहीं आती है ना, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, अरे क्या करना है क्या करना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मेट बनाना आता है। आप रफ में अपना फॉर्मेट बना के देखिए, ये देखिए क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ रहा है वो यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, और दूसरा अकाउंट जिसमें वो बन रहा है वो आपका क्या चला गया, क्रेडिट में हो गया। क्लियर हो गया बच्चों ये आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप हिंदी में क्या कहते हैं, अदत्त व्यय। एक किस्म से हम ऐसे कह सकते हैं इसको, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, कि जो खर्चा हमारा ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है, तो वो हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग। एक किस्म से आप कह सकते हैं कि बकाया। ठीक है, तो अब इसका होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई दुकान किराए पे ले रखी है, अब उस दुकान का किराया हमें देना है। दुकान का किराया आप देते हैं 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, हर महीने आपको देना है। अब क्या चल रहा है, मान लीजिए कि अब आपका साल जो खत्म होता है वो मार्च में खत्म हो जाता है, 31 मार्च को खत्म होता है ना, 31 मार्च तक आपने उसका किराया नहीं दिया, तो अब एक महीने का अगर आपने मार्च का किराया ही नहीं दिया, अब अप्रैल आ गया, आपको अकाउंट्स बनाने, तो ये 10,000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो O/S ये शॉर्ट फॉर्म यूज हो जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो अदद खर्चा ऐसा खर्चा जो ड्यू हो चुका है लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए ये आएगा कहां पे, जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग या फिर P&L में से, इन दोनों में से एक चीज में, और दूसरा आपका आएगा ये बैलेंस शीट में से। यही बताया था ना मैंने आपको, ये दोनों में से है आपके पास बैलेंस शीट में से, तो आप इसको करेंगे क्या बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी रिलेटेड खर्चा है, ठीक है,
रिलेटेड एक्सपेंसेस में आप क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। लाइक अगर आपके पास वेजेस दे रखी हैं और नीचे आपके पास दे रखी है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आपने क्या करना है, फिर ये ट्रेडिंग में ऐड करना है। वेजेस में आप क्या कर दोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर दोगे। सैलरीज दे रखी हैं, अब सैलरीज कहां पे आती है, सैलरीज आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो फिर आप यहां पे क्या कर दोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज कर दोगे। देखिए मैं बना के दिखाती हूं आपको। ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना लिया। अब यहां पे मान लीजिए कि वेजेस दे रखा है आपको और आउटस्टैंडिंग भी है, तो वेजेस है आपके पास 5,000 की, एड आपके पास आउटस्टैंडिंग है 500 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया, 5,500 रुपए का। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे ये अकाउंट तो बंद हो गया, फिर आपके पास सैलरीज दे रखा है या रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है। रेंट है फॉर एग्जांपल 10,000 का, आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट भी है 1,000 का, तो आप इसमें ऐड कर दोगे 11,000 का हो जाएगा। मीन्स जो भी खर्चा है उसी संबंधित खर्चे में आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। एक बार तो ऐड हो गया, किसी भी चीज में हो गया, चाहे वो ट्रेडिंग में या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी तरफ आप क्या दिखाएंगे उसको, शॉन इन लायबिलिटी साइड। अब आपने इसको यहां पे लायबिलिटी साइड में दिखाना है। ये आपकी बन गई लायबिलिटीज, ये आपकी है एसेट्स। तो यहां पे आप इसको दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आप 500 की दिखा दोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो यहाँ पे आप कितने की दिखा दोगे, 1,000 की दिखा दोगे। ये 1,000 वाली आपने यहां दिखा दी। क्लियर हो गया बच्चों। और अब अगर हमें इसकी एंट्री के लिए बोला जाए, एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना, तो एंट्री करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब जैसे कि देखिए कि अगर एक्सपेंसेस में वेजेस होता तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज होता तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर हो गया बच्चों आपको यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है। सॉरी, पेपर में मैंने आपको बताया कि आजकल 2 नंबर में 4 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि होता क्या है, इसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं। और अगर बाय चांस ये एक जगह दे रखा है, सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा है, तो वो ट्रेडिंग और पीएनएल में नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहां आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, अगर वन साइड है, ठीक है। अगर दोनों साइड उसका नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो फिर आप उसकी ऐसे एंट्री करोगे। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये तो था। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये हमारा कौन सा अकाउंट था, पर्सनल, क्योंकि पर्टिकुलर रिलेटेड है कि कितने लोगों की आपने खर्चे वो नहीं दिए हैं, ये एक व्यक्तिगत खाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसी तरह से आपके आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहां पे क्या है, इसका क्या मतलब होता है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब आपने एडवांस में ही पे कर दिए हैं। जैसे कि आप देखिए इंश्योरेंस का करते हैं, इंश्योरेंस पूरे साल के लिए होता है, अक्सर जनवरी में ऐसे इसकी किस्तें होती हैं, पूरे साल की किस्तें हो गई। अब जनवरी टू दिसंबर, है ना, तो एक उसमें अब क्या होगा हमारा कि कुछ पैसा ऐसा हो जाएगा कि जो जनवरी में आपने पे किया, जिस साल में पे किया, मान लीजिए कि देखिए आपने जनवरी 2020 में पैसा पे किया, तो 2020 के लिए वो जो 19-20 के लिए पैसा था वो कब था,
जनवरी, फरवरी और मार्च। अब अप्रैल टू दिसंबर वो आपका क्या है, ये आपका प्रीपेड है ना, कि जब अभी हुआ ही नहीं खर्चा लेकिन आपने एक्सपेंसेस पहले से ही पे कर दिया है, वो हमारे क्या है, प्रीपेड। वो अदत्त थे पहले वाले, ये क्या है, पूर्व दत्त। हमने पहले ही इनको क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है इनका। देखिए अब आप इसको दिखाएंगे कहां कहां, वही एक तो आपको ट्रेडिंग या पीएनएल में से दिखाना है। कहां दिखाओगे आप इसको, जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस में से आप इसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। अब लेस कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए कि इंश्योरेंस का है। अब इंश्योरेंस आपका कहाँ आता है, इंश्योरेंस आपका आता है पीएनएल में, है ना। तो हम यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। टू इंश्योरेंस 11,000 रुपए आपने पेमेंट कर रखी है। अब अगर आपका प्रीपेड 1 महीने का है तो आप यहां से 1,000 रुपए लेस कर देंगे, बाकी कितना बच जाएगा, 10,000 रुपए। ठीक है, एक बार तो आपका उसी खर्चे के साथ साथ आ गया है। दूसरा आपका कहाँ आएगा, ये दूसरा आपका आएगा बच्चों ये बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की कहां पे आएगा, ये एसेट साइड में। एसेट साइड में जैसे वो लिखा था लाइबिलिटी में ना, बिल्कुल उसका उल्टा है ये। तो यहाँ पे आप 1,000 रुपए क्या कर दोगे, दिखा दो। समझ आ गया, आउटस्टैंडिंग का याद हो जाएगा तो प्रीपेड उससे बिल्कुल उल्टा है। उसकी एंट्री क्या थी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब क्योंकि ये उससे उल्टा है तो उल्टे में एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब यहाँ पे अगर इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, रेंट है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मतलब वही चीज आपकी उस हिसाब से चलती चली जाएगी। और इसमें भी फिर वही चीज आ जाएगी कि अगर ये एंट्री एक तरफ आपको दे रखी है, मींस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, एडजस्टमेंट में नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाएंगे, आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। फिर आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाओगे। आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। अगली एडजस्टमेंट बच्चों हमारी आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन माने हास, क्योंकि आप एसेट को लगातार यूज करते रहते हैं, तो यूज किसी भी चीज को करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी ली 5 लाख की, क्या 1 साल के बाद उसका वही प्राइस रह जाएगा, नहीं ना। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया है लगातार। आपके पास भी हो गई तो उसमें कुछ टूट फूट हो गई, कुछ रिपेयर हो गई, तो उससे उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। वो क्या कहलाता है, हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इसको आप कहाँ दिखाते हैं, एक बार डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में दिखाओगे। दूसरी तरफ आप उसको बैलेंस शीट में ये आपकी लायबिलिटीज हो गई, ये आपकी एसेट्स हो गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्नीचर है, तो फर्नीचर की वैल्यू में से आप क्या कर दोगे, लेस डेप्रिसिएशन कर दोगे, बाकी वैल्यू यहाँ दिखा दोगे। ऐसे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बनाओगे ना, तो यहाँ पे आप क्या दिखा दोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर मान लीजिए कि आपके पास 10,000 का था है, और 10% की रेट से डेप्रिसिएशन है, तो 10,000 गुना में 10% कितना हो गया, 1,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आपने इतना दिखाना है, यहाँ पे आप कितना दिखा दोगे, यहाँ आप दिखा दोगे 10,000 में से 1,000 लेस कर दीजिए, तो यहाँ आपके पास आ गया कितना, 9,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। समझ आया। और इसकी एंट्री आप क्या करोगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये शो किया गया है, तो आप इसको दिखाएंगे, यहां पर आप इसकी एंट्री दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट्स अकाउंट। जो भी रिलेटेड एसेट्स है, फर्नीचर है तो फर्नीचर है ना, प्लांट है, मशीनरी है, व्हाटएवर, उसी का नाम आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी हमारी आज की एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, हो सकता है आप भूल भी जाए। अब चलिए एक सम करते हैं जिसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एडजस्टमेंट के साथ बनाएंगे तो आपको यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, आपकी स्क्रीन पर है। उसमें आपको बताया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। वो दोनों चीजें बनानी है, ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए, आपको दो साइड दे रखी हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट बैलेंसेस और एक क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस पहले आइए पढ़ लेते हैं। सेल्स है हमारे पास 2,70,000 की, परचेज रिटर्न है 4,000 की, डिस्काउंट है 5200 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 25,000 के, बिल्स पेबल है 1800 के, कैपिटल है 75,000 की। फिर आपको दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, परचेजेस 80,000 की, सेल्स रिटर्न है 6,000 की, कैरेज इनवर्ड्स है 3600 का। कैरेज इनवर्ड माने जो माल हम लेकर आए, माल कौन सा लेकर आएंगे, जो हमने परचेज किया था। कैरेज आउटवर्ड है 800 रुपए का, वेजेस है 42,000 की, सैलरीज है 27,500 की, प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास 90,000 की, फर्नीचर है 8,000 का, सन्ड्री डेटर्स है 52,000 के, बिल्स रिसीवेबल है 2500 के, कैश इन हैंड है 6300 का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 3700 के, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री की लाइटिंग है तो कहाँ आएगी, ट्रेडिंग में आएगी 1400 रुपए की, रेंट एंड टैक्सेस है 7200 रुपए के, जनरल एक्सपेंसेस है 10,500 के, इंश्योरेंस है 1500 रुपए का एंड ड्रॉइंग्स है 18,000 की। ये तो हुआ आपका ट्रायल बैलेंस। लेकिन देखिए, आप कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी हैं इसमें। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। 31 मार्च 2019 को रहते का मूल्य 24,000 रुपए था। मींस क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 24,000 और 30,000, दो वैल्यू दे रखी है। कौन सी लेनी है, कम वाली। मार्च 2019 के मजदूरी के 3,000 रुपए अदद है, मींस आउटस्टैंडिंग है, खर्चा है, बकाया है, जोड़ देंगे इसको। मार्च 2019 के वेतन के भी 2500 रुपए अदद है, ये भी आउटस्टैंडिंग है। ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 300 रुपए बीमे के पूर्वदत्त है, पूर्वदत्त मीन्स प्रीपेड है, खर्चा हुआ नहीं, पहले कर दिया है ना, इसको माइनस कर देंगे। संयंत्र और मशीनरी पर 5% और फर्नीचर पर 20% हास लगाना है। अब हम इसमें क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2019। डेबिट, क्रेडिट, particulars, amount, particulars and amount। सबसे पहले बच्चों आपको शुरू किस चीज से करना है, आपको शुरू करना है ओपनिंग स्टॉक से। देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 20,000 रुपए का। अगली चीज आपके पास क्या है, परचेजेस। परचेजेस आपके पास दे रखी हैं 80,000 रुपए की, लेकिन देखिए क्रेडिट साइड में आपको परचेज रिटर्न भी दे रखा है। परचेज रिटर्न आपके पास कितना है, 4,000 का है, तो ये आप लेस कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 76,000 रुपए। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज है, इधर सेल्स की तरफ चल लेते हैं। बाय सेल्स। अब देखिए कि क्या सेल्स रिटर्न आई थी, नहीं, सेल्स रिटर्न दे रखी है ना, तो आप पहले लिखिए 2,70,000 लेस सेल्स रिटर्न 6,000
तो ये आपके पास हो गया 2,64,000। ठीक है, और इस साइड कोई भी चीज आपको नहीं लेनी है, डेबिट साइड की तरफ चीजों की तरफ हमें चलना है। आप देखिए आगे क्या दे रखा है, कैरेज इनवर्ड। वो मैंने आपको बताया था क्या चीज होती है, वो आपका होता है कि परचेजेस, कि आप कितनी परचेजेस जो लेकर आ रहे हैं। परचेज पे जो खर्चा होता है वो दिखाते हैं आप ट्रेडिंग में, और जो सेल में आपका खर्चा होगा वो आप कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये 3600 रुपए आपको दिखाने हैं यहीं पर। कैरेज आउटवर्ड्स 800 का दे रखा है, वो आपको कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने आपको बताया था कि आप साथ साथ नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर आप बनाना शुरू कर सकते हैं। कैरेज आउटवर्ड है आपके पास 800 रुपए का, आपके पास कैरेज आउटवर्ड है। ठीक है, अब आपके पास दे रखी है वेजेस। वेजेस है बच्चों आपके पास 42,000 की, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको दिखाया था कि आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है आपके पास, क्वेश्चन में नीचे नीचे तक दे रखी है ना आपको, है ना। तो चलिए देखिए कितने की है आपके पास वेजेस। वेजेस है आपके पास 3,000 रुपए की। तो 42 और 3 कितने हो गए, 45,000। और सैलरीज के भी आपको 2500 रुपए दे रखे हैं, लेकिन अभी हमें ऊपर चलना पड़ेगा कि हमारे पास सैलरी वगैरह कितनी है, तभी हम देख पाएंगे ना इसको। तो देखिए जो सैलरीज है आपके पास, क्योंकि सैलरीज आपकी आएंगी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं 27,500 की, एड आउटस्टैंडिंग है 2500 रुपए का, तो ये हो गया आपके पास 30,000 का। और कोई चीज है आपके पास, प्लांट मशीनरी फर्नीचर सनवी डेटर्स, ये सब चीजें उसी की हैं। हाँ, एक खर्चा हमें और दे रखा है, फैक्ट्री लाइटिंग है हमारे पास। फैक्ट्री लाइटिंग अब हमारे पास कितने की है, 1400 रुपए की। चलिए अब हम यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। अगर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ग्रोस प्रॉफिट सीडी, है ना। यहाँ जगह नहीं है तो हम ये चीजें मिटा रहे हैं, एक बारी रब कर देती हूं मैं, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है। और बिल्कुल इसी सीध में आपको ये चीजें दिखानी है, लेकिन हाँ उससे पहले आपको एक चीज और भी दिखानी थी। क्या दिखाना है बच्चों आपको, क्लोजिंग स्टॉक हमारा रह गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए अब हमारे पास कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 24,000 रुपए और 30,000 रुपए है। तो हमें कौन सा लेना है, जो कम है। कम कौन सा है, 24,000। तो आप यहाँ पे दिखा दोगे 24,000। चलिए इधर का टोटल करते हैं, 4 और 4 8,000, 6 और 2 8, 2,88,000 हमारा टोटल आ गया है। अब देखिए 6 4 10, 1 6 और 1 7 3 10, 5 15 और 1 16 और 2 18, 1 2 1 3 7 3 10 और 4 14 और 4 18, 1,42,000 रुपए हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 1,42,000 जो है वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को आपने किधर लेके आओगे, आप लेके आओगे बाय जीपी बीडी, कितने का, 1,42,000 रुपए का। अब जगह नहीं है ना, तो ये एक किस्म से मैं रब कर रही हूँ, फिर आप इसी में हम ऊपर की तरफ चलते हैं ताकि हमारे पास जगह अच्छे से हो जाए। आपने अपनी नोटबुक में वही नीचे ही करना है ये। जब आप एक एक चीज लेकर चलेंगे ना अच्छे से, तो आपकी गलती की संभावना भी नहीं होगी। बाय जीपीबीडी कितना है आपका, 1,40,000, सॉरी 1,42,000 रुपए है। 2 कैरेज आउटवर्ड है हमारे पास 800 रुपए का। 2 सैलरीज है हमारे पास 27,500 रुपए की, जिसमें आपको आउटस्टैंडिंग भी ऐड करनी है 2,500 रुपए की। तो ये हो गया आपके पास 30,000 का।
ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम फिर वापसी में वही चीजें में चलते चले जाएंगे कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। जो भी जिधर की आइटम है वो हम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अब हम और हमारी क्या चीजें रह गई हैं। एक किस्म से हमने अब देखिए स्टॉक ले लिया है, वेजेस ले ली है, सैलरीज ले ली है ना। हमारे बीमे के पैसे रह रहे 300 रुपए, वो हमें ध्यान रखना है। और प्लांट एंड मशीनरी पर 5% है और फर्नीचर पे कितना है, 20% है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। कैरेज आउटवर्ड आप ले चुके हैं। अब चलिए और क्या चीजें आती हैं। प्लांट एंड मशीनरी है, तो यहाँ पे अभी आपका क्या दे रखा था, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था बच्चों अभी आपका। और प्लांट एंड मशीनरी पर देखिए कितना डेप्रिसिएशन आपके पास लगाया हुआ है, 5%। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम 5% अगर डेप्रिसिएशन इस पे लगा लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा। ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, 90,000 की है, 5% 90,000 पर निकालेंगे तो कितना आ गया, 5 में 4500 रुपए। आप यहाँ पे इसको शो भी कर सकते हैं, 90,000 गुना में 5/100 कितना आ गया, 4500 आ गया। ठीक है, फर्नीचर पर कितना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर में बच्चों 20% है, तो देखिए फर्नीचर हमारे पास कितने का है, फर्नीचर है हमारे पास 8,000 का। 8,000 गुना में 20% है ना, तो ये आ गया हमारे पास 1,600 का। हो गया। सन्डी डेटर्स, BR, कैश इन हैंड, ये सब हमारा बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब आते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 3700 के, इसको भी दिखा दोगे। लाइटिंग फैक्ट्री की हम ले चुके हैं। रेंट एंड टैक्सेस है 7200 रुपए के, वो भी हमें खर्चा ही है हमारा, यही दिखाना पड़ेगा। फिर हमारे हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हमारे कितने के हैं, 10,500 के। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हमें कितने का दे रखा है, 1500 का। लेकिन बच्चों इसमें देखो एडजस्टमेंट भी दे रखी है, और खर्चा अगर हमारा पहले दे रखा है तो प्रीपेड है, तो उसे आप क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेस हो जाएंगे 300 रुपए, तो ये आपके पास कितने बच गए, 1200 रुपए। ड्रॉइंग्स आप यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ड्रॉइंग्स आपको हमेशा वही दिखानी है, आप उसमें से लेस ही करते हैं। चलिए क्रेडिट की तरफ देखते हैं। सेल्स हम ले चुके हैं, परचेज रिटर्न हम ले चुके हैं। डिस्काउंट की बात आती है। डिस्काउंट अब आपको कितने का दे रखा है, 5200 का। ठीक है, सन्डी क्रेडिटर्स, BP एंड कैपिटल, इनमें से आपको एक बार कुछ भी नहीं लेना है। तो चलिए नेट प्रॉफिट CD, ये आ गया आपके पास 200, 5 और 2 7, 1,47,200। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,47,200। अब देखते हैं हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आता है। 8 और 5 13, 6 19 और 7 26, 27 28, 29 30, 5 35 और 7 42, 4 4 4 8 9 3 12, 7 19 20 और 7 27, 2 3 और 2 5, 5 और 1 6, 8 और 6 14। तो मतलब नेट प्रॉफिट आपका बच्चों कितना आ गया, 87,700 रुपए का। अब चलिए, अब हमारी क्या चीज रह गई है, अब हमारी रह गई है बैलेंस शीट। तो हम इसको अपना एक बार यहां रख लेते हैं। 87,700 हमारा है, प्रॉफिट है।
बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2019। एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट। ठीक है, अब चलिए, अब हम इसमें से एक एक करके अपनी चीजें लिखने शुरू कर देंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे जैसे उसमें दे रखा है ना वैसे वैसे ही आप इसमें चीजें उतार सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक सीक्वेंस में बनाना होता है, इसी क्वेश्चन में भी गलती नहीं होती। जो आइटम आप यहाँ उतार चुके हैं उसको पहले टिक कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ये आइटम्स ले चुके हैं। समझ आ गई? तो एक तो हमें इसमें से अब क्या लेना है, क्लोजिंग स्टॉक है ना। क्लोजिंग स्टॉक था ना हमारा। एक तो थे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखिए इधर से हैं 25,000 के हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। बीपी है हमारे बिल्स पेबल, ₹1,800 के। अभी कैपिटल आपको दे रखी है 75,000 की। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ लेते हैं। और देखिए ऊपर से देखते चलिए, अभी हमारे पास एक साइड हमारी खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी की तरफ। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 90,000 की थी। लेस आप इसमें कर दीजिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था, कॉपी में देखिए 4500 मिलेगा अभी आपको। 85,500 का आपके पास बच गया है। फर्नीचर आपके पास था 8,000 का, लेस डेप्रिसिएशन था 1,600 का, ये बच गया 6,400 आपके पास बच गए हैं इसके। सन्ड्री डेटर्स हैं आपके पास 52,000 के, वो भी आप लिख लीजिए। बिल्स रिसीवेबल हैं आपके पास 2,500 के। बिल्स रिसीवेबल को आप बीआर लिख सकते हैं, इसे आप बीपी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कैश इन हैंड है आपके पास 6,300 का, ये भी दर आ जाएगा। एक्सपेंसेस आपको कोई लेने नहीं है, एक्सपेंसेस को छोड़ दीजिए। ड्रॉइंग्स है आपके पास 18,000 की ड्रॉइंग्स इसमें से लेस हो जाएंगी। 15 में से 8 गए 7, 6 में से गया 5, 57,000 की हमारे पास ये बच गई है। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं अपनी एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक था, है ना। क्लोजिंग स्टॉक अब आप लेंगे, कितने का लिया था हमने, 24,000 का हो गया। आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस भी थी, कितनी थी, 3,000 की। फिर आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 2,500 की। इधर आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा 300 का। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। हाँ, एक चीज रह गई है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना रह गया है। प्रॉफिट बच्चों देखो हमारे पास दे रखा था 87,700 का, तो ये देखिए ये आ जाएगा 700, 7 और 7 14, 8 5 13 और 1 14, 1,44,700 का आपके पास आ जाएगा। अब हम टोटल करके देखते हैं, हमें पता चलेगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। 5 और 4 9 और 5 14 और 3 17 और 3 30, 2 5 और 2 7 और 6 13, 14 15 16 17 और 6 23 और 4 27, 2 8 और 2 10 और 5 15 16 17, 1,77,000 इधर का टोटल आ गया हमारा। अब चलिए इस तरफ और चलते हैं। 8 और 5 13 और 7
20, 2, 5 और 2 7 और 1 8, 3 11, 12, 13 और 4 17, 1, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 1,70,000। मैंने आपको बताया था आप क्वेश्चन करोगे तो आपका साइड बाय साइड चेक हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट की साइड दोनों मिल गई हैं, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट। आपने कहीं कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर दोनों साइड्स नहीं मिली तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती जरूर की है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना, दैट्स ऑल।